चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा वो हमारा है दक्षिण भारत के इतिहास के बारे में। दक्षिण भारत के इतिहास के बारे में जो आमतौर पे बहुत ही कम जानकारी हमें मिलती है। वैसे तो हम लोग संगम काल के जो वक्त में जो किताबें लिखी गए थे, जो संगम साहित्य कहते हैं, वहाँ से हमें तमाम तरह की सूचनाएं मिलेगी। लेकिन इनसे थोड़ा सा पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाके देखते हैं कि आखिर ये दक्षिण भारत का इतिहास कैसा रहा था। अगर हम दक्षिण भारत का भूगोल की बात अगर हम करें, जो ये एरिया की हम बात जो बार बार कहते हैं, इस एरिया की बात करें, दरअसल उत्तर भारत और दक्षिण भारत के इतिहास में बहुत कुछ अंतर देखने को मिलता है। क्योंकि उस समय जितने भी तमाम तरह के जो बाहरी साम्राज्य के जो लोग आ रहे थे, जो विदेशी लोग आ रहे थे और जो देसी शासक थे, वो ज़्यादातर जो हमारा जो एरिया था वो उत्तर भारत में रहना या बसना वहाँ पर ज़्यादा प्रेफर करते थे। हम जब वैदिक काल की बात करते हैं या फिर जब उत्तर वैदिक काल की भी जब बात करते हैं, दोनों ही टाइम में हम देखेंगे कि ज़्यादातर लोग कहाँ पे रहते थे, उत्तर भारत में रहते थे। यानी कि कहीं ना कहीं वहाँ का पॉपुलेशन ज़्यादा था, उत्तर भारत में रहने वाले लोगों की जनसंख्या अधिक थी, जबकि दक्षिण भारत में लोगों की संख्या बहुत ही कम नगण्य थी। मतलब अगर आपको उत्तर भारत और दक्षिण भारत की अगर हम तुलना करें, जस्ट लाइक वैसे ही है जैसे आज अंडमान निकोबार में जो रहने वाले जो जनजातीय लोगों की जो स्थिति है, आज कैसे देखते हैं, ऐसा लगता है कि मानो वो लोग हम लोगों से 2000 साल पहले जी रहा हो, बहुत ही पीछे चल रहा है। वही हाल था उस समय भी। उत्तर भारत में काफ़ी चीज़ें डेवलप हो चुकी थी, हम लोग सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता भी पढ़े थे, जबकि दक्षिण भारत में लोग देख रहे हैं कि अभी भी वो महापाषाण काल के टाइम में चल रहा है। जैसे अगर हम शुरुआत करें इस टॉपिक को, तो जैसे महापाषाण कालिक पृष्ठभूमि, ये क्यों पता, मेगालिथिक पृष्ठभूमि। मेगालिथिक का मतलब क्या, मेगा मतलब होता है बड़ा, अलिथिक मतलब क्या होता है, पत्थर, यानी कि बड़े पत्थर का टाइम पीरियड को पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पर मेगालिथिक का मतलब क्या होता है, यहाँ पर शवों को दफनाने की प्रक्रिया की बात कर रहा है। क्योंकि शवों को दफनाने के दौरान क्या होता था, चारों तरफ से बड़े बड़े पत्थर जो है उसको घेर कर रख दिया जाता था, और इसीलिए मतलब इस तरीके से चूँकि लोगों का शवदाह होता था, लोगों का अंतिम संस्कार होता था, इसीलिए उस समय को क्या बोलते थे, मेगालिथिक, यानी कि मेगालिथिक टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं। इसमें हम अच्छा इतिहास को जब भी हम लोग पढ़ते हैं तो प्रागैतिहासिक काल से हम लोग चीज़ें कहाँ तक पहुँचती है, ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल का मतलब होता है एक ऐसे टाइम पीरियड की बात करते हैं जिनके बारे में हमारे पास ज़्यादा सूचनाएं इकट्ठा नहीं है, हमारे पास मतलब पुरातात्विक अभी साक्ष्य हैं, लेकिन उनके बारे में कुछ हम कह नहीं सकते हैं। वो जो अच्छा उस समय लेखन प्रणाली का भी शुरुआत नहीं हुआ था। प्रागैतिहासिक काल के समय में जिसके बारे में कि हमें शायद बहुत ही कम सूचना मिलती है, इनके बारे में कुछ भी कहना बहुत ही जल्दबाजी होगा, मुश्किल होगा। जबकि ऐतिहासिक काल के बारे में हमारे पास साहित्यिक स्रोत भी बहुत सारे उपलब्ध होते हैं। साहित्यिक स्रोत के अलावा जो पुरातात्विक स्रोत होता है, जिनसे हम लोग अनुमान लगा के जो है सूचना इकट्ठा हम कर सकते हैं। तो जैसे एक चीज़ देखते हैं, आखिर ये ऐतिहासिक काल के बारे में जो कहते हैं, ऐतिहासिक काल किसको मानते हैं। जैसे फाल वाले हल, यानी कि हल जो इस साइज इस शेप का जो हल होता था, उसमें जो फाल लगाने की जो प्रक्रिया है, उस समय शुरुआत में हालांकि लकड़ी का ही फाल यूज़ किया जाता है। जब हम उत्तर वैदिक काल में जब हम पढ़े थे तो लोहे का फाल का इस्तेमाल हुआ था, और इसी वजह से देखते हैं कृषि का विकास होता है। तो फाल वाले हल से खेती करने वाले ग्रामीण समुदाय का बड़े पैमाने पर बसना, मतलब पहले क्या होता था, लोग इधर उधर भटकते रहते थे खाने की तलाश में, लेकिन अब क्या होने लगा, लोग अब एक ग्रामीण समुदाय बन चुका था। अब लोग एक कबीला के तरह, एक गाँव के रूप में लोग रहने लगे थे। तो खेती करने का तौर तरीका भी बदला, तो फाल वाले हल का इस्तेमाल अब क्या होने लगा, खेती करने में तो होता था, लेकिन अब लोग बड़े ग्रामीण समुदाय के रूप में रहने लगे, यानी कि लोग इकट्ठा होकर के रहने लगे, जबकि पहले लोग घुमंतू टाइप से रहते थे। दूसरा बात, राजतंत्र का गठन हुआ, मतलब एक ऐसा शासन जहाँ पर कोई एक व्यक्ति उस कबीले का मुखिया होगा, राजा होगा, एक सरदार होगा, यानी कि कहने का मतलब है उस पूरे क्षेत्र को जहाँ पर कि लोग रहते थे एकजुट होकर के, चाहे वो कबीले के रूप में क्यों ना रहते हो, उस क्षेत्र को कंट्रोल करने वाला एक व्यक्ति होता था जो कि इस पूरे क्षेत्र को जो है रेगुलेट करता था। यानी कि कहीं ना कहीं राजतंत्र का शासन यहाँ पे शुरुआत हुआ। उसके बाद सामाजिक वर्गों का पनपना, अलग अलग प्रकार का वर्ग दिखता है, निम्न कुल के लोग, उच्च कुल के लोग, जैसे हम लोग हड़प्पा काल के समय में भी देखते थे, है ना, उच्च कुल निम्न कुल को लोग रहते थे, अलग अलग व्यवसाय के लोग रहते थे, यानी कि अलग अलग लोगों का क्लासिफिकेशन होते चला गया। कुछ लोग अच्छा काम के आधार पर भी हम लोग देखते थे कि वैदिक काल के समय में काम के आधार पर लोगों का सामाजिक वर्ग अलग अलग बटा था। तो शुरुआत में तो सारे लोग क्या थे, आदिवासी थे, घुमंतू टाइप के थे, एक जंगली बर्बर टाइप के लोग थे। उस समय तक तो सभी लोग एक ही तरह से जीते थे, तो वहाँ पर कोई सामाजिक वर्ग दूसरा थोड़ी होगा। अब जब लोग रहने लगे, बसने लगे, तो कुछ लोग खेती करने लगे, तो कुछ लोग जो है मिट्टी के बर्तन बनाने में लग गए, कुछ लोग शिकार करने चले जाते थे, कुछ लोग लकड़ी वगैरह जो है लाते थे। तो सभी लोगों का काम क्या दिख रहे हैं, सभी लोगों का काम बढ़ते चला गया। इसलिए हम कहते हैं कि सामाजिक वर्गों का
पनपना। देखो जैसे ही किसी भी समाज में जब आर्थिक स्थिति मजबूत होती है तो धीरे धीरे क्या होता है, सामाजिक वर्ग भी क्या होता है, बदलते चला जाता है। उसके बाद देखते हैं कि धातु के सिक्के का भी प्रयोग शुरू हो जाता है धीरे धीरे, चाहे वो शुरुआत में व्यापार के लिए मुहर के रूप में इस्तेमाल क्यों ना हो, लेकिन देखते हैं कि सोने का चांदी का जो सिक्के का इस्तेमाल शुरू हो चुका है। जबकि इससे पहले अगर प्रागैतिहासिक काल की बात करें तो उस समय का कोई सिक्का हमारे पास है उपलब्ध नहीं है। उसके बाद लेखन कला का प्रचलन, उस समय लोग पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, लेकिन इस काल में लोग लिखना पढ़ना अच्छा से जानते हैं। उसके बाद लिखित साहित्य का आरंभ, यहीं से लिटरेचर की शुरुआत होती है। लिटरेचर में क्या होगा, राजा रानियों के बारे में चर्चा होगा, उस क्षेत्र के बारे में, जैसे कि मेगास्थनीज की इंडिका देखते हैं, ऐसे कई तमाम प्रकार के विशाख दत्त का मुद्रा रक्षस देखते हैं। ये सब क्या है, लिटरेचर है। और उस लिटरेचर से हमें क्या पता चलता है, उस लिटरेचर से हमें ये पता चलता है उस समय के टाइम पीरियड को पता चलता है। जैसे इंडिका से हमें मगध साम्राज्य के बारे में पता चलता है। तो अगर इंडिका नहीं होता तो शायद मगध साम्राज्य के बारे में हमारे पास उतनी सूचनाएं नहीं होती जितना कि हमारे पास होनी चाहिए थे। देखो ये जो तमाम जो पैरामीटर हमने बताया, चाहे वो खेती करने का तरीका, लोगों बसने उठने का तरीका, राजतंत्र का गठन, सामाजिक वर्गों का अपना, धातु के सिक्के का प्रयोग, लेखन कला और लिखित साहित्य का आरंभ, ये सारा चीज़ नहीं था। ध्यान देना, ये सब उत्तर भारत में तो दिख रहा है, लेकिन दक्षिण भारत में ये सब चीज़ नहीं था। और उस समय कहा जाता है कि ईसा पूर्व यानी कि दूसरी सदी तक, सोच के देखो, ईसा पूर्व 2nd सेंचुरी तक यहाँ पर दक्षिण भारत में ये सब चीज़ नहीं दिखता था। इसका मतलब है कि दक्षिण भारत में लोग किस तरीके से रहते थे, इस तरह से लोग रहते थे, मतलब एक आदिवासी की तरह लोग रहते थे। यानी कि उत्तर भारत की तुलना में ये क्षेत्र क्या था, बहुत ही पीछे था। जबकि ये सारी बातें हमने देखा था, जैन और बुद्ध के बारे में हमने पढ़ा। हमने इंडिका की जो चर्चा करते हैं वो खुद मगध साम्राज्य की बात कह रहा है। ये उत्तर भारत में ये सारा चीज़ ज़बरदस्त तरीके से चल रहा था, वहाँ पर सभ्यताओं का पूरा फल फूल रहा था, विकास चल रहा था, लेकिन यहाँ पर लोग काफ़ी पीछे थे। अब देखो दक्षिण भारत का भूगोल भी ऐसा था ना कि कोई व्यक्ति वहाँ पर जाके बसना नहीं चाहता था। शुरुआत की बात कहते हैं, क्योंकि दक्षिण भारत का जो क्षेत्र है पूरा पहाड़ी क्षेत्र है, मतलब पठारी क्षेत्र है एक तरह से। देखो घने बहुत सारे जंगल हैं। अच्छा, मैदानी इलाका कम है वहाँ पे, तो जहाँ पर मैदानी इलाका होगा ही नहीं उतना ज़्यादा। अच्छा, मैदानी इलाका है भी ना, सोचो पहले, जो मैदानी इलाका है तो वहाँ पे जंगल इतने लंबे बड़े बड़े हैं, वहाँ पे पेड़ इतने बड़े बड़े हैं, तो मैदानी इलाका ज़्यादातर अंधेरा रहता है, वहाँ पे गुप्त अंधेरा रहता है। पहाड़ों पे रोशनी रहता है तो लोग पहाड़ों पे रहना वहाँ पे प्रेफर करते हैं। तो वैसे एरिया जहाँ पर कि मैदानी इलाका नहीं है, जहाँ पर कि कृषि उस तरीके से नहीं हो पाता जिस तरीके से मैदानी जन के गंगा घाटी के क्षेत्र में हुआ। अभी भी तुम देखना कि आज भी भारत का मैक्सिमम पॉपुलेशन कहाँ पे बसता है, यूपी बिहार में देख लो। उसका एक रीज़न ये भी रहा क्योंकि ऐसे क्षेत्र जो गंगा घाटी के किनारे बसे हैं, यहाँ पर कृषि बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से चला। तो जहाँ पर कृषि ज़बरदस्त तरीके से चलेगा, मैदानी समतल एरिया होगा, तो वहाँ पर लोग रहना ज़्यादा प्रेफर करेंगे। क्योंकि पहाड़ी एरिया में रहने वाले लोगों का जनजीवन क्या होता है, बहुत ही कठिन होता है, मुश्किल। अब वहाँ पे सोचो, पहाड़ पर भी अगर मान लो लकड़ी का गट्ठर है, पहाड़ पे लेके जाना, ऊपर मान लो किसी का घर है, कितना मुश्किल होगा नीचे से ऊपर करना, हालत ख़राब हो जाता है। जबकि समतल एरिया में ऐसा कोई दिक्कत है। अच्छा, पहाड़ी एरिया पे लोगों को मतलब कि अच्छा, मैदानी एरिया में एक चीज़ और फ़ायदा बात है कि वहाँ पर जो परिवहन की जो सुविधा है वो बहुत अच्छा है। क्योंकि समतल एरिया है तो वहाँ पर बैलगाड़ी आराम से जा सकता है, आ सकता है, तो ट्रांसपोर्टेशन का दिक्कत होगा नहीं। जबकि पहाड़ी एरिया में गधे या खच्चर का इस्तेमाल तो आप करते हैं, लेकिन उतना ज़्यादा आप नहीं कर पाएंगे। मतलब कि वो समतल एरिया में जितना अच्छा से इस्तेमाल हो पाता है उस जानवर का, पहाड़ी एरिया में तो बहुत मुश्किल होगा। तो सामान को कैरी करना, ढोना बहुत मुश्किल होगा। तो वहाँ पे जनजीवन बहुत ही मुश्किल था। एक ये रीज़न ये भी था कि जो इस क्षेत्र में दक्षिण भारत में ये सब चीज़ें क्या देखने को मिलता है, बहुत सारे मामलों में क्या था, पिछड़ा हुआ क्षेत्र था। तो आज का ये जो टॉपिक हम जो पढ़ा रहे हैं वो दक्षिण भारत का एकदम बिल्कुल हम लोग पीछे से एकदम बिल्कुल बैकग्राउंड में जाकर समझ रहे हैं कि आखिर दक्षिण भारत का उस समय की काल। देखो हम लोग मगध के बारे में पूरा डिटेल में पढ़े ना, शिशुनाग वंश, नंद वंश, सब चीज़ पढ़े, मगध का उत्कर्ष पूरा डिटेल में पढ़ा। अभी तक हम लोग उत्तर भारत का इतिहास ज़्यादा पढ़े। तुम देखना उस समय दक्षिण भारत के बारे में ज़्यादा पढ़े हम लोग नहीं पढ़े, ज़्यादा डिटेलिंग का पढ़ने का ज़रूरत ही नहीं पड़ा, क्योंकि उतना ज़्यादा यहाँ पे शासन चला ही नहीं, ये लोग बहुत ही पीछे थे। अब देखना तुम धीरे धीरे, अब यहाँ से टाइम इनका भी आगे, मतलब धीरे धीरे यहाँ पर भी कई सारे शासक आएंगे तो फिर इनका भी शासन हम लोग पढ़ेंगे, चोल चेर पांडे वगैरह के बारे में। अब देखो दक्षिण भारत के जो कब्र वगैरह जो मिले थे, ध्यान देना, हालांकि इनके बारे में, दक्षिण भारत के बारे में हमारे पास 1000 BC के आसपास से ही सूचना मिलना हमें पता चल जाता है। यहाँ पर लोगों का जनजीवन बहुत ही मुश्किल था। हमने देखा, अशोक अपने बारे में खुद भी कहते हैं, अशोक अपने अभिलेख में जो 13वां अभिलेख था उनमें उन्होंने चोल चेर पांडे का जिक्र किया था। तो ध्यान देना, ये चोल चेर पांडे ये बहुत ही मुश्किल जीवन जी रहे थे, ऐसा नहीं था कि बहुत मज़ेदार जीवन जी रहे थे। हम पढ़ेंगे चोल चेर पांडे के बारे में। तो इनके कब्र से
जो दक्षिण भारत में जितने भी कब्र पाए गए हैं उस कब्र को के आधार पर ही हम उसको कहते हैं महापाषाण कालिक। तो इनके कब्र में क्या क्या मिलता है? जिस व्यक्ति को दफन किया गया यानी कि उनके अस्थि के बारे में, अस्थि के साथ साथ मृद भांड जो उनकी मिट्टी का जो बर्तन है, उसके अलावा लोहे की वस्तु, ध्यान देना, अंडरलाइन करने की बात है, लोहे की वस्तु भी मिला है। इसका मतलब है कि जिस समय लोहे का विकास कहाँ पे हुआ था? उत्तर भारत में हुआ था, जो हम बताए थे उत्तर वैदिक काल के टाइम यानी कि 600 BC के आसपास जब हुआ था लोहे का, जब लोग लोहे से परिचित हुए थे, तो लोग वहाँ से बहुत कुछ लोग होंगे जो कि इधर भी आए थे, दक्षिण भारत में भी कुछ लोग आए थे और यहाँ के लोग भी लोहे से परिचित हो गए। तो देखो लोहे का अगर तुमको मिल रहा है, कितनी मज़ेदार बात है। सोचो कि एक ऐसा इस तरीके से लोगों को दफनाया गया है जो कि आज से 2000, 3000, 5000, 10,000, 15,000 पहले की, बहुत पहले की बात कह रहे हैं, जब उत्तर भारत में महापाषाण काल के जो है कब्र मिलते थे। बुर्ज होम के बारे में हम लोग पढ़े थे कि गड्ढे में खोद जो उसको डाल करके जो दफनाया जाता था और बाहर से बड़े बड़े पत्थर जो वहाँ पर के। तो देखो शवदाह करने की प्रक्रिया पहले भी बड़े बड़े पत्थर से हुआ करता था उत्तर भारत में भी, लेकिन ये चीज़ें दक्षिण भारत में अभी तक दिख रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि उसमें लोहे अभी दिख रहा है। क्या पहले के समय में लोहा था क्या? नहीं। यानी कि ये लोग तरीका वही था लेकिन पुराने तरीका को ही अपना रहे थे अभी भी। तो इनके सब में क्या दिखता है? लोहे का वस्तु, उसके अन्य खाने पीने की वस्तु भी दिखता है। इससे ये पता चलता है कि ये लोग भी, दक्षिण भारत के समुदाय वाले लोग भी जो थे, ये लोग भी पारलौकिक जीवन में विश्वास रखते थे कि मरने के बाद कहीं ना कहीं तो लोग जाता है। अच्छा, जो लोग दफनाते थे तो वो साथ में खाने पीने का सामान, बकरी, जानवर, सब चीज़ दे देता था कि आपको ऊपर जाने में कोई प्रॉब्लम, मज़े से जाइए, खाइए पीजिए और मस्त रहिए, कोई टेंशन है, धरती के बारे में सोचना ही नहीं है, यहाँ पे सब लोग मस्त है। अच्छा, जो सामान हम देख रहे हैं, जो कब्र की खुदाई के बाद जितने सारे सामान मिला है, उससे ये पता चलता है कि उसके आजीविका यानी कि लोगों का मतलब कि रोजगार क्या था, लोग किस प्रकार की वस्तु से परिचित थे। अब जैसे मृदभांड की बात करते हैं तो मृदभांड, लाल कलर का मृदभांड और काला मृदभांड दोनों मिला है हमको, दोनों ही तरह, यानी कि लोग मृदभांड पे पेंटिंग वगैरह भी बनता था। अच्छा, इसके अलावा इनका रोजगार का तरीका, जैसे हसिया, जो जिसे कचिया जिसको कहते हैं, हसिया का मतलब कि हथौड़ी वगैरह सब चीज़ का प्रमाण मिला है लोहे का। तो तुम समझ सकते हो कि यहाँ के लोग लोहे का मतलब औजार वगैरह बनाते थे, यानी कि लोहार एक वर्ग हुआ करता था। अच्छा, कृषि के भी बहुत सारे संबंधित साक्ष्य मिले हैं इसमें, जो अनाज वगैरह दफनाया गया था साथ में। अच्छा, इसमें जो लोहे की जो वस्तु जो बता रहे थे, उसमें खेती के औजार बहुत ही कम दिखता है। ज़्यादातर जो औजार जो उसके साथ जो दफनाया गया था वो अपनाया गया था लड़ाई और शिकार करने वाला जो हथियार है, जैसे कि बर्छा, फरसा, तीर धनुष, ये सब चीज़ तुमको दिखाई पड़ता है उनके, ताकि जब राजा जाए तो इसको किसी तरह का दिक्कत, ऊपर भी जाएगा तो वहाँ भी जाकर के शिकार करेगा। अरे भाई मेरे यहाँ तो शिकार किया ही किया है, अब शिकार वहाँ भी जाकर करेगा। तो लड़ाई और शिकार के हथियार अधिक पाए जाते थे। इससे ये महसूस होता है कि इन लोगों को खेती करने में इंटरेस्ट था क्या? नहीं। अगर इंटरेस्ट होता तो खेती से संबंधित ज़्यादा सामान मिलता, खुरपा मिलता, ज़्यादातर मान लो कचिया मिलता, या फिर जो कुल्हाड़ी वगैरह होता है, मतलब ये सब चीज़ जो खेती में ज़्यादा, जैसे कि जो फाल वाला जो होता है, लोहे का फाल, ये सब मिलता है ना, जो खेती में काम आता है। लेकिन खेती से संबंधित औजार बहुत ही कम मिले। इसी से पता चलता है कि उस समय उन्नत कृषि, तो ज़्यादातर लोगों का जो है आजीविका कैसा था? शिकार करना, यानी कि कहीं ना कहीं शिकारी जीवन ज़्यादा जी रहे थे। हालांकि देखो, ये लोग जो महापाषाण काल के लोग भी जो थे वो धान और रागी जैसे फसल से परिचित थे, लेकिन ये बहुत ही कम उपजाए जाते थे। क्यों कम उपजाए जाते थे? क्योंकि धान और रागी जैसे खेतों का मतलब खेती अगर करोगे ये इस वस्तु का, तो आपको उसके लिए समतल जगह पे उगाना पड़ेगा। जबकि हमने क्या बताया कि ये लोग जो थे दक्षिण भारत में, जो पुराने समय में लोग कहाँ रहते थे? पहले पहाड़ी इलाके में लोग ज़्यादा। अच्छा, जब लोग पहाड़ी इलाका में ज़्यादा लोग रहेंगे तो ये धान और खेती करना इनके लिए बहुत मुश्किल होगा, तो ज़्यादातर ये क्या करेंगे? शिकार करेंगे। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि लोहे के प्रयोग के बावजूद ये महापाषाण कालिक लोग बसने के लिए और शवों को दफनाने के लिए पहाड़ियों के ढलानों में रहते थे। कहाँ रहते थे? पहाड़ी का जो ढलान था वहाँ जो लोग रहते थे। जबकि लोहे का प्रयोग से वो चाहते तो जंगल काट सकते थे, अपना नीचे भी घर बना सकते थे, लेकिन ये लोग वैसा नहीं किए। तो बसने के लिए, रहने के लिए भी कहाँ था? पहाड़ पर। और शवों को अगर दफनाना भी था तो वो भी कहाँ दफनाते थे? पहाड़ पर ही दफनाते थे। तो पहाड़ पर दफनाने के लिए क्या मिलेगा हमको? बड़ा बड़ा पत्थर मिलेगा और उसी के माध्यम से उसको क्या किया गया? दफनाया गया। अच्छा, ये चीज़ भी हम बताए थे कि आखिर ये क्यों नीचे नहीं जाके बसते थे? क्योंकि वहाँ पर घने जंगल थे और वहाँ पे लाइट बहुत ही कम मिलता था, इसलिए वो मैदानी इलाकों में नहीं बसे थे। अच्छा, एक चीज़ और देख लो कि ये इनका एरिया कौन सा था? शुरुआत में लोग कहाँ पे रहते थे? तो पूर्वी आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरला, जैसे ये एरिया, जैसे ऐसे देखो,
जैसे ये केरला का एरिया हो गया ना, आंध्र प्रदेश का एरिया यहाँ वाला हो जाता, पूर्वी आंध्र प्रदेश का ये एरिया हो जाएगा, और तमिलनाडु, ये क्षेत्र में ये लोग ज़्यादा रहते थे। तो फिर हम जब आगे चल के जब चोल चेल पांडे पढ़ेंगे तो इसी एरिया में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसके बाद का अगला टॉपिक हुआ आखिर कैसे इस एरिया में धीरे धीरे करके राज्य बना, और राज्य बनने के बाद सभ्यता का उदय कैसे हुआ। तो ये इसका था हमारा बैकग्राउंड। एक बार इसको ओवरव्यू देख लेते हैं। हमने क्या बताया कि दक्षिण भारत का जो इतिहास था, जो संगम काल तो पढ़ेंगे आगे चल के, प्रागैतिहासिक काल से हम ऐतिहासिक काल के दौर की जो हम बात करते हैं, तो ज़्यादातर जो इनका जो रहन सहन का जो तौर तरीका है वो कैसा है, प्रागैतिहासिक काल है, ठीक है। जबकि ऐतिहासिक काल के लिए ये सारे पैरामीटर होते हैं कि लोगों को फल वाले हल, मतलब कि फल वाले हल से जो खेती करना आना चाहिए था, एक जगह पे इकट्ठा होकर रहता है। जबकि ये लोग अभी भी क्या रहता है, घुमंतू टाइप से रहता है। राजतंत्र का गठन, उसमें कोई राजतंत्र नहीं था, जैसे तैसे शासन चल रहा था। जबकि उत्तर भारत में ये सब चीज़ था उस समय। सामाजिक वर्गों का कोई वर्ग ही नहीं था। जबकि उत्तर भारत में तुम देख लो, वहाँ पर 4 वर्ग में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का हो चुका था। जबकि धातु के सिक्के का प्रयोग वहाँ शुरू हो चुका था, जबकि यहाँ पर धातु का सिक्के का प्रयोग नहीं था। यहाँ पर लोहे का इस्तेमाल तो होता था, लेकिन ज़्यादातर हथियार बनाने में होता था। लेखन कला का प्रचलन, ये लोग लिखना पढ़ना उतना जानते नहीं थे। जबकि उत्तर भारत में ऋग्वेद वगैरह लिखा जा चुका था, चारों वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, कई सारे प्रकार के ग्रंथ वहाँ लिखे जा चुके थे। लिखित साहित्य तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि लिखना आता नहीं था। और यही सारा चीज़ जो है यहाँ पे दक्षिण भारत में नहीं था, वो हम बता चुके हैं। कब्र में देखे क्या क्या सब चीज़ मिलता है, उसी से पता चलता है कि इन लोगों को किन किन सारी चीज़ों के, मतलब इनका रोजगार वगैरह के बारे में पता चलता है। लोहे का प्रयोग के बावजूद ये लोग कहाँ रहते थे, पहाड़ पे ही रहते थे। सबों को भी वहीं दफनाते, इसलिए बड़ा बड़ा पत्थर से तुम देखना वहाँ पर सबों को दफनाया जाता था। धान और रागी से परिचित थे, और मैदानी इलाकों में बसने का नहीं कारण क्या था, क्योंकि वहाँ पर बहुत ही घना जंगल था, ठीक है। ये हमारा हो गया। अब इसके बाद जो हम लोग देखते हैं आखिर राज्य यहाँ से धीरे धीरे कैसे बनता है, ठीक है। तो इसको पहले मिटाते हैं, उसके बाद हम बताते हैं। चलिए अब देखते हैं हम लोग आखिर कैसे यहाँ पर दक्षिण भारत में राज्य कैसे बना और उनकी सभ्यता का उदय कैसे होता है। तो हम बारी बारी करके देखते हैं। देखिए, जब ये ईस्वी की लगभग शुरुआत होती है, या फिर कह सकते हैं ईस्वी की शुरुआत से थोड़ा पहले भी, थोड़ा पहले, यानी कि उसी के आसपास के टाइम में लोग क्या हुआ, हमने बताया आपको कि महापाषाण कालिक के तो जब महापाषाण कालिक का दौर चल रहा था, लोग ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पे रह रहे थे। लेकिन बाद में क्या हुआ कि धीरे धीरे उनको लगा कि नहीं, यहाँ पर हम बहुत ज़्यादा टाइम तक रह के हम सर्वाइव नहीं कर सकते, तो क्यों ना हम धीरे धीरे नीचे उतरे। तो ये लोग ऊंची भूमि से उतर कर कहाँ आ गए, क्योंकि ऊंची भूमि देख चुके थे कितना मुश्किल है यहाँ पर जीना। तो ऊंची भूमि से धीरे धीरे उतर कर नीचे जो उर्वर नदी घाटी था, बहुत सारे जो नदी घाटी जो भी होते हैं, नदी घाटी का मतलब है कि नदी के जो बगल का जो आसपास का जो एरिया था, जिस ओर से नदी बहती थी, है ना, तो उसके आसपास का जो डेल्टाई क्षेत्र होता था, डेल्टा का मतलब होता है कि नदी के माध्यम से जो मिट्टी उठा के लाता है, जो फ्रेश मिट्टी होता है, इसको हम लोग खादर मिट्टी कहते हैं ना, खादर मिट्टी। चूँकि ये जो डेल्टाई क्षेत्र होता है वो कृषि के लिए क्या बहुत ही उर्वर क्षेत्र होता है, ये उपजाऊ क्षेत्र होता है। और यहाँ पर कृषि अगर करेंगे तो अनाज हमें ज़्यादा उगेगा। तो फिर क्या कि ये लोग वहाँ पर उर्वर नदी घाटियों को कृषि योग्य बनाया, यानी इसके आसपास का जो क्षेत्र का जो डेल्टाई क्षेत्र था उसको कृषि के लिए बेहतर बनाया। अच्छा, जब यहाँ पर लोगों का अनाज वगैरह अच्छे से उगने लगा तो अब लोगों को दिक्कत होगा, अब यहाँ पर लोग मज़े से रहने लगेंगे। अगला क्या देखते हैं कि कई सारे जो उत्तर भारतीय लोग जो थे वो धीरे धीरे, हम क्या देख रहे हैं कि वो धीरे धीरे दक्षिण के संपर्क में आ रहे हैं। तो जब दक्षिण के संपर्क में आएंगे तो उनके बीच क्या होगा, सांस्कृतिक आदान प्रदान होगा, यानी कि कुछ कुछ कल्चर मतलब कि दक्षिण भारत से उत्तर भारत जाएगा, और कुछ कल्चर क्या होगा मतलब कि उत्तर भारत से दक्षिण भारत आएगा। और उसी का एक रीज़न था, उसी का परिणाम था कि लोग अब लोहे का इस्तेमाल करना सीख जाते हैं। अभी जस्ट हम दिखा रहे हैं, कहाँ पे था ये चीफ टॉपिक, हाँ। अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि लोहे का इस्तेमाल करना लोग सीख गए। अब लोग क्या करेंगे, जंगल की कटाई करेंगे, और जंगल की कटाई के बाद धीरे धीरे नए जो है नीचे क्षेत्र बसते चले। अब जो नया एरिया बनेगा वहीं पे हमारा चोल साम्राज्य, चेर साम्राज्य और पांडे, ऐसे कई सारे साम्राज्य धीरे धीरे बसने लगेगा। हालांकि चोल, चेर और पांडे का जो साम्राज्य जो बना है उसका जो उदय का जो एक और रीज़न था वो है रोमन साम्राज्य से व्यापार। चूँकि रोमन साम्राज्य से व्यापार होने की वजह से इनका जो स्थिति धीरे धीरे क्या होते चला गया, काफ़ी बेहतर होते चला गया। हालांकि शुरुआत में तो ये जंगल की कटाई के बाद ही नीचे धीरे धीरे बसना शुरू किए होंगे, ठीक है। तो उत्तरी भारत के जो लोग थे, जो सांस्कृतिक आदान प्रदान हुआ, जैसे जैन लोग आए, हम लोग स्थल बाहु और भद्रबाहु के बारे में पढ़ चुके हैं। उसके बाद जो बौद्ध धर्म के लोग भी आए, यहाँ भी बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार अशोक खुद करवाता है। और ब्राह्मण धर्म के भी कई सारे प्रचारक यहाँ पर लोग आते थे। यहाँ के लोगों को एक नया धर्म का पता चलता है कि मतलब अच्छा ये एक नया तरीका भी है जीने का। अच्छा, उन लोगों को भी दक्षिण भारत के बारे में कुछ नहीं पता था,
जैसे यहाँ के लोगों को उत्तर भारत के बारे में नहीं मालूम था, वैसे ही उत्तर भारत को दक्षिण भारत के बारे में नहीं पता था। तो एक नया जीवन शैली लोगों ने अपनाया। अच्छा, साथ ही साथ जब दोनों में जब मेल मिलाप हुआ तब व्यापार भी चलते रहा। अब व्यापार में सब, उत्तर भारत को देखो कितना फ़ायदा हुआ, दक्षिण की वजह से उत्तर को देखो बहुत फ़ायदा हुआ। यहाँ से सोना चांदी मोती और कई प्रकार के जो रत्न थे, अब यहाँ से लोग ढो करके कहाँ ले जाने लगे, उत्तर भारत ले जाने लगे। उसके बाद देखते हैं कि मेगास्थनीज, तो हम पहले ही जो सेल्यूकस निकेटर का जो राजदूत था, ये खुद पांड्य के बारे में जानकारी देता है कि पांड्य राज्य के बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि अभी पढ़े नहीं तो पढ़ने वाले हैं कि पांड्य के बारे में हम लोग बताएंगे कि वहाँ पर कैसे लोग इस मतलब एक कहते हैं कि मातृसत्तात्मक समाज था, वहाँ पर कई सारे महिलाओं के शासक होने का भी प्रमाण मिला है। तो पांड्य के बारे में जानकारी कौन देता है? मेगास्थनीज खुद अपनी किताब में इंडिका में भी कुछ बातें कह रहा है। उसके अलावा आरंभिक संगम काल के जो ग्रंथ के जो लेखक थे, संगम काल का मतलब होता है, मतलब संगम काल का तो पढ़ ही रहे हैं, उस समय जो कई सारे लेखक लोगों का जो जमावड़ा होता था, वो लोग जो इकट्ठा होकर के बैठ के जो कुछ किताब वगैरह जो लिखते रहते थे, उसी किताब को हम लोग कहते हैं संगम साहित्य, क्योंकि सब लोग मिल करके इकट्ठा होकर के लिखे। और ये सदियों से ये परंपरा चलते रहा। आगे चल के देखना कई प्रकार की चीज़ें और भी जुड़ते चले जाएंगे। तो आरंभिक संगम ग्रंथ के लेखकों को भी किन के बारे में पता था? गंगा के बारे में मालूम था, और गंगा के बारे में मालूम था, सोन नदी के बारे में भी इन लोगों को मालूम था। ध्यान देना, गंगा, ये सब चीज़ के बारे में इनको, गंगा के बारे में, सोन नदी के बारे में, उसके बाद पाटलिपुत्र के बारे में इनको पूरा अच्छे से मालूम था। मतलब पाटलिपुत्र जो है उस समय की राजधानी हुआ करता था मगध का, ये बात भी इनको पता था। यानी कि शुरुआत में कुछ लोग, वहाँ के लोग भी यहाँ के बारे में जानते थे और यहाँ के लोग भी वहाँ के बारे में जानते थे। ठीक है। अशोक के 13वां अभिलेख में खुद ही चोल, पांड्य, केरल पुत्र, सती पुत्र और ताम्रपानी जो श्रीलंका का आसपास का जो क्षेत्र है, इनके बारे में जानकारी मिलती है। हालांकि अब चोल पांड्य के बारे में तो पता चल गया है, लेकिन सती पुत्र के बारे में अभी भी हमारे पास जानकारी नहीं है कि ये कहाँ पर था एक्चुअली। अशोक की जो उपाधि थी, याद होगा, अशोक को उपाधि मिली थी कौन सी? देवनाम प्रिय। यानी कि जो देवताओं के प्रिय हैं उनको क्या बोलते हैं? देवनाम प्रिय। अब देखना, दक्षिण भारत के जो कई सारे जो राजा होंगे वो भी अपने नाम के पीछे क्या लगाएंगे? देवनाम प्रिय। इसका मतलब कहीं ना कहीं अब ये अशोक की जो पॉपुलैरिटी था, ये जो नाम था, ये बहुत ही फेमस होने लगा। यानी अशोक बहुत हद तक दक्षिण भारत में पूरा क्या हो जाएंगे? फेमस होने लगेंगे। तो देखो यहीं से धीरे धीरे दिख रहा है ना, कल्चर का आदान प्रदान शुरू हो जाएगा। अच्छा, अब ब्राह्मण ग्रंथ में, जो कि पहले केवल गंगा को पवित्र नदी बताया जाता था, सिंधु को भी पवित्र नदी बोलता था, अब धीरे धीरे कावेरी नदी को भी पवित्र बताया जाने लगेगा, क्योंकि अब वहाँ के लोगों को कावेरी नदी के बारे में भी जानकारी मिलने लगा। जैसे कि उत्तर भारत में गंगा के वजह से कई लोगों का पालन पोषण हुआ, उसी प्रकार से दक्षिण भारत में कावेरी नदी के वजह से कई लोगों का पालन पोषण या फिर कह सकते हो भरण पोषण हुआ। तो अब कावेरी को भी क्या बोलेगा? ये पवित्र नदी के श्रेणी में गिनेगा। जबकि दक्षिण भारत को भी यहाँ पर जो है गंगा और सोन के बारे में मालूम था। उसी प्रकार से दक्षिण भारत में भी क्या पता चलेगा? कावेरी नदी को पता चलेगा। उसके बाद देखते हैं लोहे का इस्तेमाल, ये तुम बता ही चुके थे। अच्छा, रोमन साम्राज्य का व्यापार कैसे होगा? क्योंकि इस एरिया में मसाले की खेती ज़्यादा होती थी, तो यहाँ के लोग क्या करेंगे? अच्छा, रोमन साम्राज्य के लोग, जो वहाँ के जो व्यापारी आएंगे, वो यहाँ से मसाला वगैरह, गोल मिर्च जो है, जिसको काली मिर्च कहते हैं, वो यहाँ से लेके जाएंगे। अब बदले में ये भी वहाँ से जो है सोना चांदी ये सब बहुत सारी चीज़ लेके आते थे। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा तरह से ओवरव्यू था दक्षिण भारत का प्रारंभिक इतिहास के बारे में। अब जो हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो होगा हमारा चोल, चेर